हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी पॉडकास्ट चैनल में, जिसमें हम हमारी पूरी कोशिश करते हैं कि हेल्थ रिलेटेड सारी बातें आप तक पहुँचे। आज हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक है डाइट के रिलेटेड मिथ्स। इस पॉडकास्ट का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपके मन में जो भी डाइट के रिलेटेड डाउट्स हो वो सब क्लियर हो जाए और आप एक हेल्दी डाइट कर सको। आज हमारे साथ है वलसाड और वापी के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, जिन्हें इस फील्ड में 15 साल का एक्सपीरियंस है। उनकी यूट्यूब चैनल पे काफ़ी डाइटिंग रिलेटेड वीडियोस वायरल भी हुए हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डीएम कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीन अग्रवाल का। हेलो सर, स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट चैनल में। हेलो, थैंक यू। सर, हमारा पहला सवाल तो ये है कि हेल्दी डाइट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और लोग उसे समझते क्या है? देखिए, हेल्दी डाइट बेसिकली ये अलग अलग प्रॉब्लम्स या अलग अलग डिजीज़ के हिसाब से अलग अलग तरह की डाइट्स होती। हेल्दी डाइट से ज़्यादातर मतलब ये होना चाहिए कि एक बैलेंस डाइट की बात हम करते हैं, जहाँ पे फल सब्जियाँ का, विटामिन मिनरल्स का, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, सब चीज़ का एक बैलेंस या एक संतुलन हो। ज़्यादातर लोग डाइट का मतलब सिर्फ डाइटिंग से कंफ्यूज करते हैं। ज़्यादातर लोग को इस बारे में ऐसा लगता है कि डाइट लेना खाली मोटे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है या जिनको वज़न कम करना है उसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। डाइट और डाइटिंग में काफ़ी सिग्निफिकेंट ओवरलैप है, जबकि डाइट का मतलब सिर्फ किसी भी तरह का फूड प्लान को हम डाइट बोल सकते हैं, और जबकि डाइटिंग का मतलब ये होता है अगर वेट लॉस के लिए हम डाइट को प्लान कर रहे हैं, वेट लॉस डाइट कर रहे हैं, तो उसको डाइटिंग बोलते हैं। तो ये एक तरह का मिसकंसेप्शन या ओवरलैप है। ज़्यादातर बैलेंस डाइट या संतुलित आहार जिसकी हम बात करते हैं उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि सारी चीज़ों का इस एक तरह से हम बैलेंस क्रिएट कर सकें ताकि पेशेंट की पर्टिकुलर विटामिन मिनरल या जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सके और उसमें कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना रहे। अच्छा, आजकल डाइट का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो हार्ट हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट का क्या रोल है? देखिए, हार्ट हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट का बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में रोल रहता है। अगर मान लीजिए किसी को हार्ट की नलियों का ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का नलियों में डिपोजिशन का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे ज़्यादातर हम उनको एक बैलेंस डाइट लेने को बोलते हैं जिसमें ताज़ा फल सब्जी वगैरह ज़्यादा हो, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हो और उसमें हेल्दी फैट्स हो, विटामिन मिनरल ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट्स अगर हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना है, होल ग्रेन ज़्यादा लेना है, हेल्दी प्रोटीन्स या फैट फ्री प्रोटीन्स लेना है। ये सारी चीज़ों का हार्ट पेशेंट में इंपॉर्टेंट रोल ये कि ये होने वाले नए ब्लॉकेजेस को कम करता है। साथ ही हार्ट के जो नलियों के ब्लॉकेजेस है वो काफ़ी हद तक दूसरे रिस्क फैक्टर से रिलेटेड रहते हैं, जैसे कि बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, स्लीप एपनिया। ये सारी बीमारियों में अगर हम प्रॉपर या संतुलित आहार लेते हैं तो ये सारी बीमारियों और रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करने में, कम करने में मदद करता है, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी हार्ट के हेल्थ को अफेक्ट करता है। ब्लॉकेजेस के केस में ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। इसके अलावा भी अगर हार्ट की कोई भी बीमारी अगर है तो हर चीज़ों के हिसाब से अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो ये हार्ट की ओवरऑल हेल्थ को भी अच्छा करेगा और बहुत सारी हार्ट की बीमारियाँ जो है वो इन्फ्लेमेशन या सूजन से रिलेटेड होती है, तो उसमें भी ये मदद करता है। और काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि फैट खाना खराब है, नहीं खाना चाहिए। क्या ये सच है कि मिथ? देखिए, ये कुछ हद तक सच है, कुछ हद तक मिथ। सारे फैट्स अच्छे नहीं होते, सारे फैट्स बुरे नहीं होते। कुछ कॉन्सेप्ट है हेल्दी फैट्स का, जैसे ऑलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है या एवोकाडो है, नट्स है, सीड्स है। ये सारी चीज़ों में अनसैचुरेटेड या पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली जो फिशेस होती हैं और कई वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट जैसे फ्लैक्स सीड है, शिया सीड्स है, वॉलनट्स है, ये बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, ये नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप सैचुरेटेड फैट ज़्यादा खाओगे, यदि आप ट्रांस फैट ज़्यादा खाओगे तो ये बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, तो ये बुरे हैं। तो अगर आप हेल्दी फैट्स खाते हो या अनसैचुरेटेड फैट्स खाते हो तो वो बॉडी के लिए फ़ायदा करते हैं, उल्टा कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, जो कि बेसिकली नलियों में डिपॉजिट होने वाला मटेरियल है जो कि फैट से ज़्यादातर बनता है। लेकिन यदि आप अनहेल्दी फैट्स खाते हो तो वो नुकसान बढ़ाएगा, आपको प्रॉब्लम करेगा, नलियों के ब्लॉकेजेस होने का चांस बढ़ेगा। तो कौन सी फैट्स आप खा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन इसमें भी एक कैच है, अगर आप हेल्दी फैट्स भी खा रहे हो तो भी उसको ओवर ईट मत करिए, क्योंकि हेल्दी फैट्स में भी एट द एंड ऑफ द डे वो बॉडी में कन्वर्ट होकर ग्लूकोज बना सकता है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बना सकता है, फैट बना सकता है, दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है। बॉडी की एक कैपेबिलिटी होती है कि वो बहुत सारे चीज़ों को एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। कई लोग ऐसा बात कहते हैं कि अगर आप खाने में कोलेस्ट्रॉल नहीं खाओगे, आप कंप्लीट वेजिटेरियन डाइट लोगे तो कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। तो वैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बॉडी 70 to 80% कोलेस्ट्रॉल दूसरी चीज़ों से बनाती है। तो कोई भी रॉ मटेरियल जो कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए उपयोगी है, अगर वो बॉडी को आप एक्स्ट्रा दोगे तो बॉडी कोलेस्ट्रॉल बना लेगी। तो वहाँ पे फैट का कॉन्सेप्ट भी यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर फैट लेते हो डाइटरी और खासकर अनहेल्दी फैट लेते हो तो वो नुकसान करेगा, और खासकर अगर ट्रांस फैट्स लेते हो तो बॉडी में सूजन या इन्फ्लेमेशन भी करता है, जो और ज़्यादा नुकसान करता है। अच्छा, लो फैट डाइट
हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा भी माना जाता है। देखिए, लो फैट डाइट ओवरऑल मान सकते हैं कि अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप हेल्दी फैट्स को ठीक मात्रा में ले रहे हो तो बुरा नहीं है। एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि कई लोग बोलते हैं कि आपको बिल्कुल ज़ीरो ऑयल खाना चाहिए, ऑयल बिल्कुल बंद कर दो, इससे सब बीमारी ठीक हो जाएगी। ये भी सोचना गलत है, क्योंकि अगर आप हेल्दी फैट्स ले रहे हो तो उससे आपको फ़ायदा है, अनहेल्दी फैट्स ले रहे हो तो नुकसान है। ज़ीरो ऑयल ओवरऑल क्या एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाते। ज़ीरो ऑयल के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप खाने को बिल्कुल तेल रहित बनाने की कोशिश करते हो, पानी में उसको उबालने की कोशिश करते हो चीज़ों को, तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो ठीक ठाक बन जाती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ में दिखने में वो भले कैसी भी दिखे, ज़्यादातर में टेस्टी नहीं आता होता है। तो वैसे केस में ओवरऑल लोगों का जो डाइट का कॉन्सेप्ट है वही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि आप भले फैट का कंजम्पशन कम करना चाह रहे हो, लेकिन एटलीस्ट खाना पीना जैसा व्यक्ति को खाना है एटलीस्ट वैसा तो आना चाहिए। तो ज़ीरो ऑयल कॉन्सेप्ट के बदले एटलीस्ट आपको ऑयल रिडक्शन करना है, कम खाना है, और ओवरऑल ये कोशिश करनी है कि आपका कोलेस्ट्रॉल इंटेक टोटल बहुत ज़्यादा नहीं हो, ओवरऑल फैट या ओवरऑल शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि बॉडी ये सब चीज़ों को कन्वर्ट करके जो ख़राब चीज़ें उसमें बना सकती है। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपने अगर कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल बंद कर दिया तो कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, वैसा नहीं होता। बॉडी उसको बना लेगी, आपको रॉ मटेरियल्स को टोटल कट डाउन करना पड़ता है। तो क्या सॉल्ट को एकदम बंद कर देते हैं तो अच्छा रहता है? सॉल्ट को ब्लेंड करना अच्छा है अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो, या किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है या किडनी का प्रॉब्लम है तो। बाकी केसेस में आपको नॉर्मल सॉल्ट ही लेना है। अगर किसी को व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसमें आप ज़्यादा सॉल्ट लोगे तो नुकसान करेगा, अगर लो ब्लड प्रेशर है तो वहाँ उल्टा ज़्यादा सॉल्ट लेना पड़ेगा। तो सॉल्ट जो है, कितना ब्लड प्रेशर लेवल्स और बॉडी का क्या स्टेटस है, कितना वॉल्यूम या पानी बॉडी में भरा हुआ है, इसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि कितना सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है। और हार्ट के केस में? हार्ट के केस में अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आपको सॉल्ट कम लेना है, हार्ट फेलियर है तो सॉल्ट कम लेना है। वहीं ब्लड प्रेशर कम है और बहुत कम है तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पे भी वही ब्लड प्रेशर का ही कॉन्सेप्ट रहेगा। और क्या सारे कार्ब्स खराब होते हैं? अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जैसे होल ग्रेन्स है या सब्जियां हैं, फल है, ये सारी चीज़ों में फाइबर कंटेंट होता है। फाइबर भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें जो हैं, जो बॉडी में धीरे धीरे पचती हैं, वो फ़ायदा करती हैं। बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट ज़्यादातर नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हम खाते हैं, कोई भी तरह का दाल है, कोई भी तरह का ग्रेन्स है, ज़्यादातर फल है, सब्जियां, सब में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। नुकसानदायक कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो बहुत जल्दी पचते हैं, जैसे राइस है, जैसे फल है, जैसे फ्रूट जूस वगैरह। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बहुत जल्दी पचते हैं, तो शुगर लेवल जल्दी शूट अप होता है। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आपके लिए नुकसानदायक है। चीनी है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये सारी चीज़ों को आप डायरेक्ट खाओगे तो शुगर वैल्यूज़ जल्दी बढ़ती हैं, तो आपका जल्दी नुकसान करता है, डायबिटीज़ और हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप खाओगे जो धीरे धीरे पचते हैं तो वो कंपैरेटिवली हेल्दी है। रिफाइंड कार्ब्स और होल ग्रेन्स के बारे में लोगों को क्या पता होना चाहिए? देखिए, कोई भी फूड प्रोडक्ट को आप जितना ज़्यादा रिफाइन करोगे वो उतना ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है, क्योंकि रिफाइनिंग के प्रोसेस के दौरान कोई भी चीज़ों को आप या तो क्रश करते हो, ग्राइंड करते हो, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाता है। कई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी जो है, जो छोटे छोटे पार्टिकल में जब बन जाते हैं तो बॉडी में जल्दी पचते हैं। अब जैसे मैदे का ही है, मैदा भी गेहूं से बनता है और गेहूं का आटा भी गेहूं से बनता है, लेकिन गेहूं का आटा जब आप लेते हो तो उसके बाहर का जो कर्नल वाला एरिया है वो बचता है, तो पेशेंट को कई विटामिन मिनरल्स, खासकर बी ग्रुप के विटामिन और आयरन है, मैंगनीज है, ये सारी चीज़ें मिलती है, जिंक मिलता है, तो वो फ़ायदा करता है। फाइबर कंटेंट भी बेटर रहता है। लेकिन जब आप उसी को और ज़्यादा रिफाइन करके जब आप मैदा बनाते हो तो सिर्फ उसका इनर लेयर, जिसे एंडोस्पर्म बोलते हैं, वही बचता है, जिसमें सिर्फ स्टार्च होता है, तो वो खाली वजन बढ़ाता है और वो नुकसान करता है, कोई विटामिन मिनरल नहीं बचते। तो किसी भी चीज़ को आप जितना ज़्यादा रिफाइन करोगे, जितना ज़्यादा उसको क्रश, मिक्स, ग्राइंड करोगे, उतना वो अनहेल्दी हो जाएगा। और रिफाइनिंग के प्रोसेस के दौरान जितना केमिकल्स आप डालोगे, जितना नमक, जितना शुगर, जितना ट्रांस फैट्स और जितने प्रिजर्वेटिव डालोगे, वो उस चीज़ को और अनहेल्दी बनाते जाते हैं। तो रादर कंज्यूमिंग रिफाइंड चीज़, अगर आप होल ग्रेन फॉर्म में या जिस तरह से नेचर में वो चीज़ आती है उसको उस फॉर्म में लोगे तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हेल्दी रहेगी। और क्या फ्रूट में शुगर है तो उसे नहीं खाना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, ऐसा? देखिए, फ्रूट जूस ज़्यादातर बुरे हैं। फ्रूट जूस में क्या होता है कि आप फ्रूट्स का जो इनसोल्यूबल फाइबर वाला पोर्शन है वो निकाल के फेंक देते हैं, थोड़ा बहुत सोल्यूबल फाइबर और बहुत सारा शुगर बचता है। और फ्रूट जूस के साथ एक और बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारा फ्रूट जूस एक बार आप ले पाते हो। जैसे मान लीजिए, आप अगर आपको 6 एप्पल खाने को बोलूँ या 6 संतरे मौसमी खाने को बोलूँ तो आप नहीं खा पाओगे, आप उल्टी हो जाएगी। लेकिन उतना अमाउंट का आप जूस ले सकते हो। 6 एप्पल्स का क्रश करके अगर आपको जूस दिया जाएगा तो वो आप ले सकते हो। तो अमाउंट ऑफ शुगर जो एक बार में आप कंज्यूम कर पा रहे हो वो कई गुना बढ़ जाता है।
और पेट बिल्कुल नहीं भरता है। उतना एक दो ग्लास जूस पीने के बाद भी आप पूरा खाना वापस से खा सकते हो और आपको और भूख भी लगती रहेगी, इनफैक्ट उससे और ज़्यादा भूख भी लग सकती है क्योंकि ये चीज़ें मीठी होती हैं। तो ये शुगर वैल्यूज़ बहुत जल्दी बढ़ाती हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका ज़्यादा होता है और ये सारी चीज़ें भूख को भी शांत नहीं करती है। एज़ कम्पेयर होल फ्रूट में क्या होता है कि जो फाइबर कंटेंट होता है वो उनको धीरे धीरे पचने देता है, वो उसको बहुत जल्दी पाचन नहीं होने देता, तो ब्लड शुगर वैल्यूज़ उतनी जल्दी नहीं बढ़ता जितना फ्रूट जूस से बढ़ता है। तो इसलिए कंपेयर टू फ्रूट जूस फ्रूट्स कंपेरेटिवली ज़्यादा हेल्दी है और उसको खाने से उतना नुकसान नहीं होगा जितना बाकी चीज़ों का। फिर भी मेरा ज़्यादातर रिकमेंडेशन ये होता है कि फ्रूट्स में ज़्यादातर, जिसमें जो भी मीठे फ्रूट्स हैं, खैर ज़्यादातर फ्रूट्स ही मीठे होते हैं, तो ज़्यादातर मीठे फ्रूट्स आपके लिए नुकसान ही करते हैं क्योंकि जो फ्रक्टोज उसमें रहता है वो इवन ग्लूकोज से भी ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसलिए जितना बने उनको कम ही रखिए और अगर लेना भी है तो होल फ्रूट्स के फॉर्म में ही लीजिए, फ्रूट जूस के फॉर्म में मत लीजिए। कौन सी हार्ट कंडीशन में फ्रूट्स को अवॉइड करना चाहिए? ज़्यादातर अगर किसी व्यक्ति को बीपी का, शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, हार्ट अटैक का कोई भी तरह का प्रॉब्लम है तो फ्रूट्स का कंजम्पशन बने जितना कम ही रखिए तो अच्छा है। फ्रूट जूसेस तो बिल्कुल ही बंद रखिए। फ्रूट्स का भी मेरा ज़्यादातर रिकमेंडेशन ये है कि यदि आप फ्रूट्स को खाने के साथ खाते हो या खाने के बदले खाते हो तो कंपैरेटिवली ज़्यादा हेल्दियर है। आप मान लीजिए एक एप्पल को आपने काट के खाया तो उस समय आप खाना को कम कर दीजिए, जब खाने के साथ वो जाएगा तो शुगर वैल्यूज उतने स्पाइक नहीं होंगे, तो कंपैरेटिवली आपका ब्लड शुगर वेरिएशन इतना नहीं आएगा, उतना अनहेल्दी नहीं होगा, प्लस आप खाना भी उसकी वजह से कम खाओगे। यदि आप बीच बीच में हर 2-2 घंटे में फ्रूट्स खाते रहोगे तो वजन बढ़ेगा, तो डायबिटीज़ बिगड़ेगा, तो बॉडी का कंट्रोल बिगड़ेगा, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगा, टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है बार बार खाने से ज़्यादा बढ़ती है। कोशिश यही करना चाहिए कि आपको फ्रूट्स अगर लेना भी है तो खाने के साथ लीजिए, जहाँ तक पॉसिबल है सब्जियों पर ज़्यादा रिलाई करिए, फ्रूट्स थोड़ा कम ही रखेंगे तो अच्छा है। तो क्या वीगन डाइट ही हार्ट के लिए बेस्ट है? वीगन डाइट की अपनी लिमिटेशंस है। वीगन डाइट में क्या होता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स आप बिल्कुल नहीं लेते, कोई नॉन वेजिटेरियन आइटम्स नहीं लेते। अब कई विटामिन और मिनरल्स हैं जो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स मिलते हैं, खासकर B12, D3 ये सब जो है ज़्यादातर नॉन वेज फूड्स में ही मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ों की कमी होना चालू हो जाती है। प्लस आपका एग कंजम्पशन बंद हो जाता है, डेयरी प्रोडक्ट कंजम्पशन बंद हो जाता है, तो प्रोटीन के सोर्सेज बहुत कम हो जाते हैं। ज़्यादातर वेजिटेरियन सोर्सेज में एक्सेप्ट फॉर क्विनोआ या एक्सेप्ट फॉर सोयाबीन, कोई भी जो प्लांट सोर्स से जो प्रोटीन मिलता है उसमें सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं, उसमें 1 या 2 अमीनो एसिड्स की कमी होती है, जिसकी वजह से बॉडी में उनका जो काम होता है प्रोटीन बनाने का वो नहीं कर पाते। तो हमको इसकी वजह से फिर कई तरह के प्रोटीन्स खाने पड़ते हैं उस अमीनो एसिड की कमी को पूरा करने के लिए। तो कंपेयर टू एनिमल फूड, प्लांट फूड की जो प्रोटीन की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती, बायोअवेलेबिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती, यानी बॉडी में उनका पाचन या अब्जॉर्प्शन उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो वीगन डाइट में कई लिमिटेशंस है और एट द एंड ऑफ द डे वो कुछ एक्स्ट्रा पर्पस सर्व नहीं करता। बॉडी को अगर उससे कोलेस्ट्रॉल बनाना है तो वो बना ही लेगी शुगर को कन्वर्ट करके, और आपको विटामिन मिनरल्स की जो कमी होगी वो नुकसान होगा ही। वजन कम करने के मामले में भी वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जैसा कि प्रोट्रे किया जाता है। लोग को ऐसा लगता है कि वीगन डाइट ले लो तो वजन कम होता है, पर एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ज़्यादा मात्रा में वीगन डाइट भी खाओगे तो वजन उल्टा बढ़ ही जाएगा, कम शायद नहीं होगा। नॉन वेज ईटर्स के लिए हेल्दी फूड्स क्या होते हैं? नॉन वेज ईटर्स ज़्यादातर कितना भी चाहे फिश ले सकते हैं, फिश में कोई दिक्कत नहीं, खासकर जो फैटी फिशेज है। कई लोग के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होता है कि फैटी फिशेज है तो फिश में फैट है तो नुकसान करेगा, पर फिश में जो फैट होता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ही ज़्यादा होता है, तो वो जितना ज़्यादा खाओ उतना फ़ायदा करता है क्योंकि वो बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है। बाकी ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड्स में फ़िश को अगर आप जितना भी लो अच्छा है, लेकिन फ्राइड नहीं होना चाहिए, सेकी हुई या बॉयल की हुई, ब्रॉयल की हुई हो तो ज़्यादा अच्छा है। एग का वाइट पोर्शन ले सकते हो। येलो पोर्शन में थोड़ा कंट्रोवर्सी है क्योंकि येलो पोर्शन में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो आपके बॉडी में जाके वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। हालांकि इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी है, कई लोग उसको सही मानते हैं, कई नहीं मानते हैं। बाकी नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम जैसे खासकर मटन चिकन वगैरह में, उसमें इशूज़ ये है कि कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज़्यादा होता है, तो कितना कम फैट के साथ आप उसको बना सको उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड ईटर्स हैं वो मे बी महीना में 1-2 बार उसको खा सकते हैं, पर जितना ज़्यादा आप खाओगे और जितना ज़्यादा उसमें आप स्किन वाली चीज़ें खाओगे, जितना ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाओगे, जितना रेड मीट खाओगे उतना ज़्यादा नुकसान करेगा, उतना ज़्यादा बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ेगा। अच्छा, तो क्या शुगर फ्री फूड्स ऑलवेज हेल्दी होते हैं हार्ट के लिए? शुगर का कंटेंट जितना कम रखें उतना अच्छा है। एक सिंपल सा फैक्ट बताऊं जो आप शायद ना बिलीव करो, बॉडी की एक्चुअल शुगर की रिक्वायरमेंट 0 होती है। बॉडी को शुगर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। 24 घंटे में बॉडी को अगर 0 ग्राम शुगर भी दोगे तो बॉडी में कैपेसिटी होती है कि वो बाकी चीज़ों से अपना शुगर को बना सके। इनफैक्ट आप प्रोटीन खाते हो तो भी उसका ग्लूकोज बनाया जा सकता है, आप फैट खाते हो उसका ग्लूकोज बनाया जा सकता है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो तो उसका ग्लूकोज बनाया जा सकता है। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट शुगर की ऑलमोस्ट 0 होती है। आप जितना भी शुगर लेते हो वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान करता है। तो इसलिए कोई भी मीठी चीज़ जो आप एक्स्ट्रा लेते हो
वो नुकसान करता है, उसको बने जितना कम रखिए। एक्चुअल में मीठे का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो ही पिछले कई सालों में आया है। पहले ज़माने में जब मनुष्य गुफाओं वगैरह में रहता था तो ज़्यादातर मीठी चीज़ें होती नहीं थी एक्सेप्ट फॉर फ्रूट्स वगैरह। तो ज़्यादातर मीठी चीज़ें जो है वो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो है वो नुकसान ही करते हैं और मेटाबॉलिज्म को ख़राब भी करते हैं, एक्सेप्ट फॉर थोड़े बहुत फ्रूट्स जिसमें फाइबर कंटेंट अच्छा है वो आप थोड़ा ले सकते हो। पर ज़्यादातर ऊपर से चीनी जिस भी चीज़ में डाला हुआ है वो नुकसान ही करेगा, बने जितना कम ही लेना चाहिए। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में कुछ बताएं। देखिए, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कैलोरी कंजम्पशन के हिसाब से ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को जब आप नेचुरल स्वीटनर्स के बदले लेते हो तो वो आपका बॉडी में कैलोरीज नहीं लेके जाते हैं। पर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कई तरह से अफेक्ट करते हैं जो कि नेगेटिव होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो बॉडी को और ब्रेन को जो मीठा खाने का मैसेज जाता है वो वैसे ही चला जाता है। हार्मोन लेवल्स में जो शुगर की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं वो सब वैसे ही होते हैं। इसलिए आज तक कभी भी किसी स्टडी ने ये शो नहीं किया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स खाने से हेल्थ बहुत अच्छी होती है या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स खाने से बीमारियां कम हो जाती हैं। आपको याद होगा पहले ज़माने में जब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लॉन्च हुए थे तब ये कॉन्सेप्ट मॉडल्स वगैरह प्रपोज करते थे कि इसको कितना भी खाओ ये हमारे वेट लॉस का सीक्रेट का, इससे हम फिट रहते हैं। पर वो कॉन्सेप्ट गलत पाया गया क्योंकि उसमें ये मिला कि को खाने से उल्टा हेल्थ की बिगड़ती है। हाँ, डायबिटिक लोगों के लिए या जिनको कैलोरी कंजम्पशन कम करना है उनके लिए अच्छा है। मान लीजिए आप एक गिलास लस्सी या कोई भी जूस में अगर 4 चम्मच चीनी डाल रहे हो उसके बदले एक आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल रहे हो और उसको ले रहे हो तो कैलोरी के टर्म्स में वो अच्छा है, लेकिन बॉडी पे जो उसका इफेक्ट है वो अच्छा नहीं है। कई बार उसकी वजह से कंपनसेशन में आदमी और ज़्यादा खा लेता है। उसमें ये होता है कि जब ब्रेन को मीठे का मैसेज जाता है तो बॉडी का हंगर से इंटर एक्टिवेट हो जाता है तो और ज़्यादा आदमी खाने लगता है। तो उसकी वजह से कई बार ये होता है कि जब आप उस समय तो कम कैलोरी खा रहे हो, बाद में ज़्यादा खा लेते हो। जैसे आप अगर डाइट कोक लेते हो और रेगुलर कोक के बदले लेते हो तो उस समय आपको कोक के फॉर्म में जो उसमें चीनी होता है, कोल्ड ड्रिंक में जो चीनी होता है, किसी भी तरह का डाइट कोल्ड ड्रिंक आप लेते हो तो उसमें जो चीनी जा रहा है वो नहीं जाएगा, लेकिन उसके बदले आप ओवर कंपनसेट करते हो और बाद में आप पॉपकॉर्न और फ्रेंच फ्राइज और घर जाके खाना ज़्यादा खा लोगे। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका जो वजन कम करने का पर्पज़ है वो सर्व नहीं होता, इसलिए इसको रिकमेंड नहीं किया जाता है। और कई बार इसमें एक और प्रॉब्लम रहती है कि क्योंकि वो चीज़ में आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला है हम ज़्यादा खा लेते हैं। अब ऐसे आप डायबिटिक व्यक्ति को बोलोगे फ्रूट जूस पीने को या लस्सी पीने को या कोल्ड ड्रिंक पीने को, वो नहीं पिएगा कि भाई ये तो शुगर वाला है मैं नहीं पीऊँगा। पर क्योंकि वो डाइट फॉर्म में आ जाता है या क्योंकि वो शुगर फ्री वाला आता है तो उसको लगता है अब तो इसमें शुगर नहीं, अब तो मैं ले सकता हूँ, तो उस चक्कर में वो ज़्यादा पी जाती है। तो नॉर्मल आदमी जो एक लस्सी नहीं ले रहा होता है डायबिटिक वो ज़्यादा ले लेता है, वो 2-3 भी ले लेता है। फ्रूट जूस एक लेने वाला होता है तो 3 ले लेता है कि उसमें तो शुगर ही नहीं है। तो ये ओवर ईटिंग भी इससे चालू हो जाती है जिसकी वजह से भले उसमें कैलोरी नहीं जा रही शुगर के फॉर्म में, लेकिन लस्सी के बाकी कंटेंट में तो शुगर है, फ्रूट जूस में बाकी शुगर्स तो हैं, वो आपका कैलोरी बढ़ा देता है। अच्छा, तो इसलिए फ़ायदे के बदले नुकसान हो जाता है। और क्या डाइटरी सप्लीमेंट्स हेल्दी फूड्स को रिप्लेस कर सकते हैं? डाइटरी सप्लीमेंट्स एज लॉन्ग एज बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं की गई और बहुत ज़्यादा केमिकल्स ना डाले हो, कुछ फॉर्म में तो अच्छे होते हैं। अच्छा। अब कई चीज़ों में खासकर ऐसा होता है कि बॉडी में अगर जैसे मान लीजिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है और जो भी आप अगर प्रोटीन खा रहे हो साथ में बहुत ज़्यादा कार्ब्स जा रहा है, बहुत ज़्यादा फैट जा रहा है तो फ़ायदा नहीं करेगा। मान लीजिए आपने खूब सारा मीट खाया तो मीट खाने में आपको प्रोटीन तो अच्छा मिल जाएगा लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा। तो उस मामले में डाइटरी सप्लीमेंट क्योंकि एक सेग्रीगेटेड चीज़ होती है कि एक पर्टिकुलर चीज़ कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में, चाहे कोई विटामिन, चाहे कोई मिनरल, चाहे कोई प्रोटीन, तो वो आपको उस मामले में बेनिफिट करता है कि बाकी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा नहीं खानी पड़ती। लेकिन ये आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स में थोड़ा सा ये रहता है कि ये सारी चीज़ें केमिकल्स से प्रोसेस की बनाई जाती है तो उतने हेल्दी भी नहीं होते हैं। तो ये लेना मतलब ये है कि ऐसा आप उसको स्टेपल डाइट नहीं बना सकते कि आपको यही सप्लीमेंट्स पे जीना है। बस ये है कि उसको जहाँ जो कमी मिले उसको पूरा करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो कि प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन ले लिया, विटामिन मिनरल की कमी है तो वो ले लिया, लेकिन वो मेन डाइट नहीं हो सकता, वो आपका डाइट के साथ का एडिशनल हो सकता है। डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने अच्छे हैं या फिर हेल्दी फूड से न्यूट्रिशन और मिनरल्स लेवे? हेल्दी फूड्स हमेशा अच्छे हैं क्योंकि वो नेचुरल है और उसमें विटामिन मिनरल जो मिलेंगे वो बेटर मिलेंगे यूजली। लेकिन सप्लीमेंट्स का मैंने जैसे बोला कि वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है चीज़ का। तो अगर आप हेल्दी फूड्स को बहुत ज़्यादा खा रहे हो, अगर मान लीजिए आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट दिन भर में 50 ग्राम है और आप वो 50 ग्राम प्रोटीन ऑब्टेन करने के लिए खूब सारा फैट और कोलेस्ट्रॉल ले रहे हो तो किसी फ़ायदा नहीं है। अगर आप को दूध में मान लीजिए अगर 10 ग्राम प्रोटीन है, 100 ग्राम दूध में 10 ग्राम प्रोटीन है, 8 से 10% होता है। अच्छा। तो आप उसके लिए अगर बहुत ज़्यादा दूध पी लेते हो तो दूध में उतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल भी चला जाएगा। तो वहाँ कहीं पे आपके लिए डाइटरी सप्लीमेंट बेटर होते हैं कि आपको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में फूड मिल जाता है। अब मान लीजिए विटामिन B12 या D3 है, वो नेचुरल फूड्स में कई जगह नहीं होता है, तो उसके आप सप्लीमेंट से कैप्सूल या किसी चीज़ में ऊपर से डला हो, फोर्टिफाई किया गया हो, तो वो आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा रादर देन नेचुरल फूड में बहुत सारा खा लेना उस चीज़ के लिए। अच्छा। हालांकि वही बात उसमें आ जाती है कि क्योंकि उसमें केमिकल्स चले हैं तो वो उतना फ़ायदा नहीं करेगा जितना नेचुरल फॉर्म में हो सकता है
पर यह है कि नेचुरल फॉर्म में कोई भी चीज़ बहुत कॉन्सेंट्रेटेड में वे में नहीं मिलती है, और आपको जो चीज़ ज़रूरी है उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें भी और आ जाती है जो कि कई बार नुकसान करती है। लोग सोचते हैं कि एक ही डाइट बेस्ट होता है, तो क्या ये सच है या फिर कस्टमाइज डाइट भी अच्छा रहता है? देखिए, ज़्यादातर केस में कस्टमाइज डाइट, अगर आपकी डाइट को मॉडिफाई करके बनाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि आपके डाइट के हिसाब से, आपके टेस्ट पैटर्न के हिसाब से उसको एडजस्ट किया जा सकता है। यदि आप किसी व्यक्ति को कोई तरह का डाइट लोग बोलोगे तो वो ज़्यादा दिन तक उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। मान लीजिए अगर मैं अपने लोकल में किसी व्यक्ति को बोलता हूँ कि आपको कीटो डाइट खाना है, अब कीटो डाइट ज़्यादातर उन लोगों के लिए सूटेबल है जो नॉनवेज फूड खाते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, वेज में फूड में ऑप्शन नहीं मिलते हैं। अब अगर मैं उसको कीटो डाइट पर करवाता हूँ तो वो ज़्यादा दिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो टेस्ट जो उसका चला जाता है उसके चक्कर में वो थोड़े दिन के अंदर वापस बंद कर देगा। अगर मैं किसी रेगुलर नॉनवेज खाने वाले को वेगन डाइट पे कर देता हूँ तो क्योंकि उसका टेस्ट मैच नहीं करेगा, वो ज़्यादा दिन उसे कंटिन्यू नहीं करेगा और धीरे धीरे करके वो अपने पुराने स्ट्रीम पे आ जाएगा। वहाँ पे कस्टमाइज डाइट, जहाँ पे आपकी खुद की डाइट को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जाता है, उसी को ज़्यादा हेल्दी बनाया जाता है, वो ज़्यादा अच्छा है। पूरा डाइट शिफ्ट अगर आप किसी को करते हो तो वो ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं होता, वो थोड़े दिन के बाद वापस अपनी पुरानी डाइट पे पेशेंट चला जाता है। अच्छा, तो क्या आप और कुछ बताना चाहेंगे इस टॉपिक के बारे में? हमने कुछ मिस आउट किया हो ऐसा? देखिए, डाइट के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं और हर बीमारी के हिसाब से अलग तरह का डाइट होता है। अब अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से अलग तरह का डाइट होता है, हार्ट के लिए अलग है, हार्ट फेलियर के लिए अलग है, हार्ट की भी अलग अलग बीमारियों के हिसाब से अलग अलग है। तो जो भी किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स है अपने डाइटिशियन के साथ एक बार डिस्कस करना चाहिए और अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को समझना चाहिए। सेम बीमारी में भी अलग अलग स्टेज में अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। मान लीजिए किसी को किडनी फेलियर अर्ली स्टेज में तो प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड बोलते हैं, वहीं किडनी फेलियर एडवांस स्टेज में जहाँ बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन ज़्यादा लेना पड़ता है। तो अलग अलग बीमारी में भी अलग अलग टाइम पे भी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो सकती है। तो इस हिसाब से क्या है, डाइट के ब्रॉड कॉन्सेप्ट को समझना और आपके बॉडी में या आपकी कंडीशन के हिसाब से कौन सी डाइट बेस्ट सूट करेगी वो प्रॉपर फॉलो करना ज़रूरी है। एक जनरल प्लान सबके लिए सूटेबल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक साइज़ सबके लिए फिट हो जाएगा ऐसा नहीं है। जैसे हर कपड़े की वेरिएशंस होते हैं, हर कपड़े की साइजेस होती हैं, तो भले सेम टी शर्ट हो लेकिन बहुत साइज़ में होती है, क्योंकि एक साइज़ सबको फिट नहीं होता। तो वही एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत होती है। डाइट में भी वैसा ही होता है कि आपको वो एडजस्टमेंट्स करना ज़रूरी होता है, तभी आप उसको लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाओगे और तभी आप उसका ज़्यादा फ़ायदा ले पाओगे। और डाइट जैसी चीज़ों का फ़ायदा ज़्यादातर तभी होता है जब आप उसको लंबे समय तक लो। आप शॉर्ट ड्यूरेशन में कुछ दिनों के लिए डाइट कर लोगे तो उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। कई लोग ऐसा है जैसे कुछ दिनों तक बॉयल खाना खा लेते हैं हार्ट अटैक के बाद, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आप उसको लंबे समय तक मेंटेन करोगे, सालों तक उस तरह का खाना खा सकोगे तो फ़ायदा होगा। 10 दिन 15 दिन आपने क्रैश डाइट कर ली कि बॉइल्ड खाना खा लिया और बाद में फिर उसी डाइट पे आ गए तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हमारे व्यूअर्स आपके वर्क को कैसे फॉलो कर सकते हैं और आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरा यूट्यूब पे कई चैनल्स हैं जिसमें डाइट का एक अलग से चैनल है जिसमें हर बीमारी के डाइट पर हमने अलग अलग वीडियोस किए हैं। इसके अलावा हार्ट का, डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन के जो मेरे चैनल्स हैं अलग अलग, इसमें भी अलग अलग पैटर्न के डाइट्स पर हमने बात करी है, क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते, वो सारी चीज़ों पर काफ़ी विस्तृत डिस्कशंस हमने किए। तो वो सारे वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादातर डाइट रिलेटेड क्वेरीज सॉर्ट आउट आपकी हो जाएंगी। यदि फिर भी आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह जाती है तो आप हमारे चैनल पर वीडियोज़ में कमेंट में हमें उसके बारे में बोल सकते हैं, तो हम उसे आंसर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच सर आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए। माय प्लेजर, थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी। थैंक यू।